वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मुग़ल एम्पायर का सबसे जो आखिरी और ताकतवर रूलर थे वो थे औरंगज़ेब, उनके बारे में। इनके बाद भी मुग़ल एम्पायर में और भी रूलर्स आए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे और बहुत सारे अय्याश भी थे, बहुत सारी कह लीजिए कि पावर ऑफ सक्सेशन की लड़ाई भी हुई बहुत सारी। तो कोई स्ट्रॉन्ग रूलर औरंगज़ेब के बाद मुग़ल डायनेस्टी में नहीं आए। और फिर उसके बाद हम लोग को पता है कि 15 से 20 साल के अंदर अंदर फिर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कब्ज़ा लेती है और धीरे धीरे करके पूरे इंडिया को कॉलोनी बना लेती है। तो जो लास्ट ग्रेट मुग़ल एम्परर थे औरंगज़ेब, उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए थोड़ा स्टार्ट करते हैं, उनके अर्ली लाइफ के बारे में जान लेते हैं। औरंगज़ेब का जो ओरिजिनल नाम था और जो फुल नेम था वो था मुहिद्दीन मोहम्मद औरंगज़ेब, जिनका जो बर्थ है वो अक्टूबर 3, 1618 में हुआ था, गुजरात के दाहोर में। ठीक है, गुजरात जो अभी इंडिया में है ऑब्वियसली, उसके दाहोर में हुआ था। और वो जो एम्परर शाहजहाँ थे और जो मुमताज़ महल थी उनकी बीवी, इन दोनों के तीसरे बेटे थे। मुमताज़ महल आपको पता है वही रानी है जिसकी याद में शाहजहाँ ने ताजमहल बनाया है। तो इन दोनों के तीसरे बेटे थे। अब क्योंकि शाहजहाँ के टाइम पे जो मुग़ल एम्पायर था वो अपने जेनिथ पे था, अपने टॉप पे था, सबसे ज़्यादा अमीर, सबसे ज़्यादा पावर था। तो बहुत ही रिच फैमिली में औरंगज़ेब के कह लीजिए कि पैदाइश हुई थी। तो रिच होने की वजह से ऊपर से बहुत ज़्यादा पावर, बहुत ज़्यादा कह लीजिए कि जो आर्ट्स उस टाइम पे डेवलप हुआ है, बहुत ज़्यादा लिटरेरी वर्क्स हुए हैं। तो इस टाइम पे उनको एक थोरो एजुकेशन मिला, बहुत अच्छे से उनको एजुकेशन मिला। और वो अलग अलग सब्जेक्ट्स में पढ़ाई की, जैसे कि पर्शियन लिटरेचर में पढ़ाई किया उन्होंने, इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस मतलब इस्लामिक न्याय शास्त्र में। इसके अलावा मिलिट्री स्ट्रेटजी का भी उनको अच्छा से ज्ञान था। और वो जाने जाते थे कि उनका जो इंटेलेक्ट था वो, उनकी एक तो बहुत ज़्यादा चाहत थी, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड वो पढ़ा करते थे स्टडीज़ में बचपन से ही। तो इसलिए उनको मिलिट्री स्ट्रेटजी में, एजुकेशन में, चाहे वो इस्लामिक एजुकेशन हो या पर्शियन लिटरेचर से रिलेटेड जितना भी हो, उसमें वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे। इस वजह से वो स्टडीज़ में काफ़ी ज़्यादा बेहतर भी थे। चलिए अब जानते हैं कि कैसे वो पावर में आए, कैसे उन्होंने थ्रोन पे अपना कब्ज़ा किया। तो औरंगज़ेब का जो एसेंट है मुग़ल थ्रोन पे, वो बहुत ज़्यादा ही उतार चढ़ाव का पीरियड देखा, जिसमें जो रॉयल फैमिली थे उसके अंदर स्ट्राइफ थे, आपसी मतभेद थे रॉयल फैमिली के अंदर। 1658 में बहुत लंबा और बहुत ज़्यादा ही आपसी मतभेद वाला है ना एक दौर गुजरा, जिसमें लड़ाइयाँ भी हुई, वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ। जो औरंगज़ेब थे और उनके जो भाई थे दारा शिकोह, शुजा और मुराद, ये इन चारों के बीच काफ़ी लंबा वॉर ऑफ सक्सेशन चला। इसके बाद 1658 में जो औरंगज़ेब हैं वो विक्टोरियस हुए, वो जीत गए और उन्होंने आलमगीर टाइटल ले लिया जब वो राज गद्दी पे बैठे, मुग़ल के गद्दी पे बैठे, जिसका मतलब होता है वर्ल्ड सीजर, मतलब विश्व विजेता कह लीजिए एक तरीके से। ठीक है, इसलिए आलम मतलब हो गया विश्व और गिर हो गया विजेता, जिसको इंग्लिश में वर्ल्ड सीजर भी कहेंगे। ठीक है, तो जब वो गद्दी पे बैठे तब उन्होंने अपना नाम और आलमगीर जो है वो टाइटल अपने आप को सम्मानित किया, अपने आप को खुद से उन्होंने वो टाइटल लिया। औरंगज़ेब का जो जब एक्सेशन ऑफ पावर हुआ, जब वो राजगद्दी पे बैठे, उसके बाद उन्होंने कई सारे पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए, जो कि हम लोग देखते हैं कि आगे मुग़ल एम्पायर पे एक काफ़ी प्रोफाउंड इम्पैक्ट, काफ़ी गहरा इम्पैक्ट देता है। और इनका शासनकाल भी काफ़ी लंबा रहा और काफ़ी ज़्यादा कह लीजिए कि ये प्रोविंस में उनकी मतलब बहुत शक्तिशाली रूलर थे। और उनका बहुत सारा जो रिफॉर्म्स हम लोग आगे पढ़ेंगे वो कई मामले में कठोर भी रहेगा। और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे हम लोग कि उनको किस तरीके का फ़ायदा दे रहा था। हम लोग अब उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ते हैं औरंगज़ेब के, तो उनका सबसे जो कह लीजिए कि हाईलाइटिंग पॉलिसी है वो है रिलीजियस पॉलिसी। इससे पहले हम लोग देख रहे थे कि मुग़ल एम्पायर में टॉलरेंस आया हुआ था, जितने भी रूलर थे वो टॉलरेंट रिलीजियस पॉलिसी को फॉलो कर रहे थे। औरंगज़ेब के आते ही उन्होंने रिलीजियस पॉलिसी को कंजर्वेटिव फॉर्म दे दिया, कंजर्वेटिव रिलीजियस पॉलिसीज़ उन्होंने फॉर्म कर दिए। और जो इस्लामिक लॉ है शरिया, उसका स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन करवाया, स्ट्रिक्ट कह लीजिए कि उन्होंने फॉलो करवाया अपने पूरे के पूरे राज्य में। और जो मोरल और रिलीजियस बिलीफ्स थे, इस्लाम के वैल्यूज़ थे, उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा ही प्रमोट किया, जिसकी वजह से हम लोग कई तरह के एक्सट्रीम जो है पॉलिसीज़ और एक्सट्रीम इम्प्लीमेंटेशंस देखने को मिले हम लोगों को। जैसे कि हिंदू टेम्पल्स जो थे उनका डिमोलिशन होना, उनका टूटना, तोड़ना, उस जगह पे मस्जिद बनवा देना या किसी और टाइप का इस्लामिक स्ट्रक्चर बनवा देना।
इसके अलावा जिजिया टैक्स जो था उसको रीइम्पोज कर देना। जिजिया टैक्स हुआ करता था जो नॉन मुस्लिम्स को देना पड़ता था, सिक्योरिटी टैक्स, उसको एबॉलिश कर दिया गया था पहले के मुग़ल शासकों के द्वारा, लेकिन औरंगज़ेब के शासनकाल में ये दोबारा आ गया। देखिए, बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स को तोड़ने की बहुत सारी वजहें थी। कई बार क्या है कि किसी भी छोटे जगह पे अगर रिबेल होने का उनको चांस दिखता था तो वो वहाँ पे जाकर के धार्मिक स्ट्रक्चर को ही तोड़ देते थे। ये चीज़ हम लोग देखेंगे आगे चल के, सिख के साथ भी हुआ, मराठे के साथ भी हुआ। तो रिलीजियस पॉलिसी जो उनकी थी वो बहुत ज़्यादा हाईलाइटिंग होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही एक्सट्रीमिस्ट, बहुत ज़्यादा ही कह लीजिए कि कंजर्वेटिव रिलीजियस पॉलिसी थी उनकी। दूसरा जो पॉलिसी था वो एक्सपेंशन का था। औरंगज़ेब जो है वो एक मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट थे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री कमांडर भी थे और एक्सपेंशनिस्ट भी थे। इस वजह से उन्होंने जो मुग़ल एम्पायर है उसकी टेरिटरी को डेक्कन प्लेटियो तक फैलाने की कोशिश की, क्योंकि साउथ में बहुत ज़्यादा दूर तक मुग़ल एम्पायर नहीं फैला हुआ था, पर औरंगज़ेब ने इसे फैलाने की कोशिश की। इस वजह से काफ़ी सारा कैंपेन्स, मिलिट्री कैंपेन्स उन्होंने साउथ में डेक्कन के रीजन्स में जो रीजनल पावर्स थे जैसे कि गोलकुंडा ना, उनके साथ उन्होंने कई सारे मिलिट्री कैंपेन्स उधर किया, उनको जीता। फिर बाद में जो हुआ वो हम लोग आगे देखेंगे। तो इस टाइप से काफ़ी लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी डेक्कन में, जो गोलकुंडा है, इसके अलावा जो मराठास है, खासकर मराठास के साथ जो उनकी लड़ाई थी, काफ़ी लंबी लड़ाई चली ना। और ये सारी चीज़ें इसलिए कर रहे थे ताकि डेक्कन में जो मुग़ल एम्पायर का रूल था वो कंसोलिडेट हो पाए, मजबूत हो पाए, और जो टेरिटरी था मुग़ल एम्पायर का वो भी फैले। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो थी औरंगज़ेब की, उनका जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का जो रवैया था वो फिस्कल प्रूडेंस था, उसको दिखाता था। कहने का मतलब प्रूडेंस कह लीजिए कि एक तरह से विवेक जिसका मतलब हुआ। फिस्कल प्रूडेंस दिखाने का मतलब उन्होंने जो एक्स्ट्रा वेगेंट स्पेंडिंग था, बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाली चीज़ें जैसे कि बहुत बड़े बड़े महल बनाना, इन सबको उन्होंने कम कर दिया। और रॉयल कोर्ट में जो शाही दरबार था उसमें फ्रूगैलिटी को प्रमोट किया। कहने का मतलब सादापन, कम खर्चे पे जीना, इसको प्रमोट किया। हालांकि ये सब चीज़ें करने की वजह से फिस्कल प्रूडेंस तो आया, ऑब्वियसली जो कटौती थी खर्चे में वो तो आया, लेकिन उनका क्योंकि कांस्टेंट मिलिट्री कैंपेन चलता रहता था साउथ में, लगातार लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी, एक्सपेंशन की वजह से जो उनका मिजाज था, एक्सपेंशनिस्ट मिजाज, उसकी वजह से क्या हुआ कि एम्पायर के फाइनेंसेस पे तो असर पड़ा ही। कहने का मतलब हुआ कि आपने खर्चा, अपने ऊपर खर्चा कम किया। कहने का मतलब आपने अय्याशी कम की। जो राजा लोग ज़्यादा रुपया खर्चा करते थे खुद के फ़ायदे के लिए, खुद के मतलब के लिए, उसको उन्होंने तो कम कर दिया, लेकिन दूसरे तरीके से तो खर्चा एम्पायर का हो ही रहा था, जो लड़ाइयाँ होती थी उसमें। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के नाम पे औरंगज़ेब ने क्या किया? औरंगज़ेब ने सेंट्रलाइजेशन को और बढ़ावा दिया, पावर को सेंट्रलाइज किया, कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पावर जो है वो सेंटर में रहे और दूसरों में कम रहे, मतलब पावर को ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि ब्यूरोक्रेसी को रीस्ट्रक्चर किया और जो प्रोविंशियल गवर्नर्स थे, सूबेदार थे, उनके फंक्शन को बढ़ा दिया, उनके रोल को बढ़ा दिया। मतलब जब हायरार्की आप देखेंगे तो हायरार्की में क्या होता था कि एक सेंट्रल लेवल था, फिर स्टेट लेवल था, मतलब ऑब्वियसली प्रोविंशियल लेवल था, फिर विलेज लेवल था। उन्होंने क्या किया, विलेज लेवल के पावर को कम कर दिया, प्रोविंशियल लेवल के पावर को बढ़ा दिया, क्योंकि प्रोविंशियल जो गवर्नर्स थे वो डायरेक्ट कंट्रोल में थे सेंटर के, औरंगज़ेब के अंदर। तो उन्होंने नंबर ऑफ़ ब्यूरोक्रेट्स बढ़ा दिया, बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेट्स को उन्होंने एम्प्लॉय किया और उन्हीं से उनका सारा काम, मतलब उनका रोल बढ़ा दिया। तो ज़्यादा ज़मींदार, तो ज़्यादा जो विलेज लेवल पे जो भी हेडमैन हुआ करते थे उनका रोल ख़त्म हो गया, तो जो पावर था वो सेंट्रलाइज्ड हो गया। अब कल्चरल पैट्रोनेज में देखते हैं। देखिए, हालांकि वो पर्सनली बहुत ऑस्टियर थे, कहने का मतलब कि वो खुद के हिसाब से देखिए पर्सनली वो बहुत कम खर्चा करते थे, अपने जीवन शैली पे, अपने खान पान पे, अपने घूमने फिरने पे बहुत कम खर्चा करते थे। लेकिन औरंगज़ेब जो है वो कम्प्लीटली, जो कह लीजिए कि कल्चरल पैट्रोनेज को पूरा का पूरा ख़त्म नहीं कर दिया। उन्होंने पर्शियन लिटरेचर को सपोर्ट किया, लगातार सपोर्ट करते रहे, फाइन आर्ट्स को सपोर्ट किया। हालांकि देखिए एक वर्ड आ रहा है यहाँ पे, एल्बिट। एल्बिट जो है बहुत खूबसूरत वर्ड है, इसको याद कर लीजिएगा। एल्बिट मतलब होता है हालांकि या यद्यपि, जो भी आप कह लीजिए। हालांकि उन्होंने इतना खर्चा तो किया, मतलब उन्होंने पैट्रोनेज तो दिया, कल्चरल पैट्रोनेज तो दिया, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। अगर आप उनके प्रीडिसेसर से कंपेयर करें, जैसे शाहजहाँ से कंपेयर कीजिएगा, तो उन्होंने इस मामले में बहुत कम खर्चा किया, लेकिन उन्होंने कंप्लीट एबेंडन नहीं किया। कहने का मतलब छोड़ नहीं दिया खर्चा करना कल्चर या जो आर्किटेक्चर है उसके डेवलपमेंट में, बस उन्होंने कम कर दिया। ठीक।
चलिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है मिलिट्री कैंपेन्स औरंगज़ेब का, उसको पढ़ लेते हैं हम लोग। देखिए, पहला तो है डेक्कन कैंपेन्स। डेक्कन में उनके जितने कैंपेन्स हैं उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, जो सबसे कह लीजिए कि सिग्निफिकेंट मिलिट्री कैंपेन्स था औरंगज़ेब के शासनकाल में, वो था उनका बहुत लंबा इंगेजमेंट होना, मिलिट्री इंगेजमेंट होना डेक्कन रीजन में। जो साउदर्न इंडिया का जो डेक्कन पार्ट है, हैदराबाद, महाराष्ट्र, ये सब पार्ट जो है, उस रीजन में वो काफ़ी समय तक जो है मिलिट्री कैंपेन्स करते रहे, क्योंकि उनको मुग़ल कंट्रोल को बढ़ाना था इस पूरे एरिया में। क्योंकि इस एरिया में, ये एरिया बहुत प्रॉस्पेरस था ट्रेड के हिसाब से, मतलब बेसिकली इकोनॉमी के हिसाब से बहुत ज़्यादा रिच एरिया था। तो वहाँ पर अपना कंट्रोल बढ़ाने के लिए वहाँ पर लड़ाइयाँ लड़ी और एक्सपेंड किया मुग़ल टेरिटरी को। और इन रीजन्स में, ये जो डेक्कन रीजन था, इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेट्स नहीं थे, छोटे छोटे रीजनल पावर्स थे जिनको हराना आसान था, इसलिए उन्होंने एक्सपेंशन को बढ़ावा दिया। इस वजह से क्या हुआ कि डेक्कन में काफ़ी सारे कैंपेन्स हुए, काफ़ी फियर्स बैटल्स, काफ़ी ख़तरनाक लड़ाइयाँ हुई, जिसमें काफ़ी ज़्यादा जाने गईं। ठीक है, अलग अलग स्टेट्स में, इसमें जैसे कि मराठा स्टेट्स से लड़ाई हुई, डेक्कन सल्तनत से लड़ाई हुई। इसके अलावा जो कुतुब शाही डायनेस्टी थे उनके रूलर से इनकी लड़ाई चली डेक्कन में। डेक्कन के कैंपेन्स में दो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स को हम लोग जान लेते हैं। पहला है मराठा वॉर्स। देखिए, जब मराठा से उनकी लड़ाई चल रही थी तो मराठा के पास बहुत स्ट्रॉन्ग कमांडर थे, जैसे कि पहले शिवाजी थे, छत्रपति शिवाजी, बाद में संभाजी थे। तो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट थे, जिसकी वजह से मराठा रीजन में कंप्लीट जो है रूल जो है मुग़ल का, वो स्थापित नहीं हो पाता था। थोड़ा देर के लिए, जैसे कि मान लीजिए अभी शिवाजी जिस जगह पे हैं वहाँ पे वो हमला किया मुग़ल आर्मी, शिवाजी वहाँ से चले गए, या जैसे कि मान लीजिए कि लगा कि बैटल हारने वाले हैं, शिवाजी कैद हो जाएंगे, तो शिवाजी वहाँ से चले गए। फिर उन्होंने क्या किया, अब उस रीजन पे क्या हुआ कि मुग़ल का कब्ज़ा हो गया, लेकिन शिवाजी ने क्या किया, अपने फ़ौज को फिर इकट्ठा किया, फिर उस रीजन को जीत लिया। तो इस टाइप से कई बार मिलिट्री कैंपेन्स होते थे मराठा स्टेट्स पे, कुछ रीजन जीत लिया जाता था, फिर उसको छुड़ा लिया जाता था। तो और क्योंकि शिवाजी को कैद नहीं कर पाए, कैद भी किए तो एक बार कैद से भाग गए। ऐसी हम लोगों ने कहानी भी सुनी है कि किस तरीके से वो मिठाई था उसके बर्तन में छुप करके वो भाग गए थे उनके कैद से, औरंगज़ेब के कैद से। तो इस तरीके से शिवाजी और शिवाजी के बाद संभाजी बहुत ज़्यादा ही फॉर्मिडेबल ओपोनेंट थे। इसकी वजह से मराठा से उनकी लगातार जो मुग़ल आर्मी की थी वो लड़ाई होती रही। एक प्रोटेक्टेड वॉर्स चला, कहने का बहुत लंबा युद्ध चलता रहा। और इस वजह से हम लोग देखते हैं कि औरंगज़ेब जो है अपने शासनकाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो डेक्कन में ही बिताया है, दिल्ली में नहीं बिताया है। ठीक, तो शिवाजी को तो हरा नहीं पाए, लेकिन लास्ट में क्या हुआ कि संभाजी को कैद करके संभाजी को जो है मार दिया गया मुग़ल आर्मी के द्वारा औरंगज़ेब के ऑर्डर पे। ठीक, लेकिन संभाजी के मरने के बाद भी ऐसा नहीं कि मराठास हार मान गए। मराठा जो है वो कंटिन्यू किए अपना रेजिस्टेंस अगेंस्ट द मुग़ल डायनेस्टी के ख़िलाफ़ वो लड़ते रहे, जब तक कि औरंगज़ेब मर नहीं गए। औरंगज़ेब के बाद कोई स्ट्रॉन्ग रूलर हुआ नहीं। तो फिर देखते हैं हम लोग कि मराठास जो हैं वो दिल्ली तक जीत लेते हैं वापस। फिर आप लोगों को बैटल ऑफ पानीपत, जो पानीपत का दूसरा युद्ध है, आपको पता ही है, जो अब्दाली है और जो उस टाइम के जो मराठा के जो कमांडर थे, उन दोनों के बीच लड़ाई होती है। मराठा का जो पूरा का पूरा सेना है, सेना के साथ जो सिविलियंस थे उन सब का नरसंहार कर देता है। और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं इधर ईस्ट इंडिया कंपनी स्ट्रांग हो जाती, तो कहानी ख़त्म हो जाती। कहने का मतलब औरंगज़ेब ख़त्म हुए, औरंगज़ेब के बाद मराठा जो है वो वापस उगते हैं। और इस बीच फिर अब्दाली आता है अफ़गानिस्तान से, वो मराठा के पावर को ख़त्म कर देता है। फिर आता है क्या कहते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का दबदबा बढ़ जाता है। तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। वे वापस आते हैं। मराठा जो हैं वो लगातार औरंगज़ेब से लड़ाई उनकी चलती रही। संभाजी को सिर्फ एग्जीक्यूट कर पाया औरंगज़ेब, शिवाजी को नहीं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ डेक्कन कैंपेन्स के दौरान वो था सीज ऑफ गोलकोंडा। गोलकोंडा जो है, गोलकोंडा जो स्टेट है उसको ढा दिया गया, उसको जीत लिया गया। औरंगज़ेब के कैंपेन, अब क्योंकि गोलकोंडा में कुतुब शाही डायनेस्टी चल रही थी, ठीक है, और कुतुब शाही डायनेस्टी का खात्मा हुआ जब गोलकोंडा का सीज हुआ। गोलकोंडा को हरा दिया गया 1687 में। और गोलकोंडा क्योंकि बहुत ही अमीर रीजन था, तो गोलकोंडा जब एनेक्स किया गया मुग़ल एम्पायर में, तो मुग़ल एम्पायर में काफ़ी सारे रिचेज़, कहने का मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है फाइनेंशियल प्रॉफिट मुग़ल एम्पायर को हुआ। तो ये दो इवेंट जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है डेक्कन कैंपेन्स में औरंगज़ेब के। चलिए अब देखते हैं हम लोग जो औरंगज़ेब थे उनके मिलिट्री कैंपेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट का जो रीजन है वहाँ पे मिलिट्री कैंपेन्स
उन्होंने कैसे किया था। देखिए, औरंगज़ेब का ज़्यादातर अटेंशन तो ऑब्वियसली डेक्कन पे फोकस था। मराठास और जो डेक्कन सल्तनत थे उनको ख़त्म करने में लगे हुए थे। लेकिन जो एक्सटर्नल थ्रेट्स था, जो बाहरी थ्रेट था, वो हमेशा ज़्यादातर किधर से आया था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से। तो वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को भी सिक्योर करने के लिए लगे हुए थे। तो उन्होंने कई सारे कैंपेन्स इस रीजन में भी किया, जिसका मकसद यही था कि जो मुग़ल एम्पायर है उसका जो वेस्टर्न बॉर्डर है वो सिक्योर रहे। और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे मिलिट्री कैंपेन्स करवाया, जो कि जो रिबिलियस ट्राइबल लीडर्स थे उस रीजन में, जितने भी ट्राइब्स थे उनके जो लीडर्स थे जो कि मुग़ल एम्पायर के अधीन नहीं होते थे, उन सब का ख़ात्मा, उन सबको दबाया गया, मार दिया गया, अलग अलग तरीके से उनको दबाया गया, ताकि नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर जो है वो साफ़ रहे, वो सुरक्षित रहे। क्योंकि हो सकता था इन्हीं में से कोई ट्राइबल लीडर जो है वो बाहरी किसी फोर्स को इन्वाइट कर सकता था, उनके साथ मिल करके जो मुग़ल एम्पायर है उसके लिए ख़तरा बन सकता था, इसलिए उन सबको दबा दिया गया। ठीक, इसमें जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है उसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंपेन हुआ था। जो मुग़ल एम्पायर था वो अगेंस्ट द सिख था। जो सिख कम्युनिटी थे उनके खिलाफ जो है मिलिट्री कैंपेन्स औरंगज़ेब ने किया था। आपको पता होगा औरंगज़ेब से पहले जहांगीर, जो औरंगज़ेब के दादा थे, उन्होंने जो गुरु अर्जुन थे, 5th गुरु थे सिख के, उनको मार दिया था। तो वहीं से दुश्मनी स्टार्ट हुआ था। तो गुरु अर्जुन को जहांगीर के द्वारा मार देने के बाद उनके जो 6th लीडर थे, गुरु अर्जुन के बेटे हरगोविंद सिंह, तो जो गुरु हरगोविंद थे, वहाँ से एक कह लीजिए कि बिटर रिलेशनशिप मुग़ल और सिख के बीच स्टार्ट हो गया। फिर गुरु हरगोविंद के बाद और भी कई सारे गुरुज आए, 7वें आए, 8वें आए, लेकिन जो 9वें गुरु थे, गुरु तेज बहादुर, उनको जो है औरंगज़ेब ने डेथ पेनल्टी दे दिया। उनका जो है पब्लिकली एग्जीक्यूशन कर दिया गया, बिहेडिंग, सर काट दिया गया औरंगज़ेब के ऑर्डर पे। तो उसके बाद जो 10th गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, है ना, वहाँ से खालसा स्टार्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब औरंगज़ेब जो है वो, औरंगज़ेब और मुग़ल एम्पायर कह लीजिए, औरंगज़ेब ज़्यादा बिटर हो गए थे, ज़्यादा इस चीज़ में एक्सट्रीम जो है फ़ैसला ले रहे थे। तो औरंगज़ेब जो है काफ़ी ज़्यादा जो है एक सीरीज़ ऑफ कैंपेन्स किए अगेंस्ट द सिख्स, क्योंकि उनको लगता था ये जो सिख्स है, ये सिख्स एक साथ जुड़ करके हमारे खिलाफ़, मतलब हमारे डायनेस्टी के खिलाफ़ कैंपेन करते हैं, हमारे लिए एक कह लीजिए कि ख़तरा का घंटी है। तो उसके खिलाफ़ जो है लगातार कैंपेन, मिलिट्री कैंपेन्स चलता रहता था। कई बार जो है सिख के द्वारा जो है मुग़ल के छोटे छोटे ट्रूप्स को हराया गया, और कई बार बड़ी बड़ी आर्मी जो है मुग़ल की वो जाके सिख्स को जो सिख थे उनके ग्रुप को हराई, उनके ट्रूप्स को हराई। ये चलता रहा लगातार। ठीक, औरंगज़ेब के ये लगातार कैंपेन करने से जो सिख रिबेलियन था वो औरंगज़ेब के टाइम तक तो दबा, लेकिन वही मैंने बोला ना कि औरंगज़ेब ने जब गुरु तेज बहादुर का जो है उनको डेथ पेनल्टी दे दिया, बिहेडिंग करवा दिया, उसके बाद जो है जो गुरु गोविंद सिंह आए, उन्होंने क्या किया, खालसा स्टार्ट करवा दिया। जो मिलिट्री, स्पेशली जो मिलिट्री कह लीजिए कि सेक्ट था, सिखों में एक ग्रुप बनाया गया जो स्पेशली उनका काम था सिख कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करना बाय यूजिंग जितने भी हथियार हो सकते थे उस टाइम पे, ऑब्वियसली तलवार। इसलिए खालसा का अलग ड्रेस है, खालसा का अलग रहना सहना है, क्योंकि उनका काम ही था कि वो प्रोटेक्ट करें सिख के जितने भी लोग हैं, सिख धर्म को प्रोटेक्ट करें। तो वहाँ से स्टार्ट हो गया। तो जो मिलिट्री कैंपेन्स हुए औरंगज़ेब के, वो मुग़ल एम्पायर को फ़ायदा तो दिया, लेकिन साथ साथ उसने क्या किया, एक कह लीजिए कि सिखों को पुश किया ताकि वो ऑर्गेनाइज हो जाएं, साथ में मिल जाएं। गुरु गोविंद सिंह के अंडर जो है खालसा का संगठन हो जाता, और फिर वहाँ से हम लोग देखते हैं कि जो है काफ़ी तगड़ा बिटर, और क्या कहते हैं, जो औरंगज़ेब की जो आर्मी थी और औरंगज़ेब के बाद जो आर्मी थी मुग़ल आर्मी, उसके साथ जो है और ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं। कई सारी लड़ाई गुरु गोविंद सिंह के अंडर बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, और गुरु गोविंद सिंह के खुद के फैमिली मेम्बर्स जो है कई लड़ाई में मारे गए। गुरु गोविंद सिंह खुद जो है वो वज़ीर खान के हाथ मारे गए, क्योंकि जो वज़ीर खान था वो आपको पता होगा सिरहिंद का गवर्नर था उस टाइम पे। सिरहिंद जो है अभी पंजाब का ही एक रीजन पड़ता है, नाम में दिमाग से निकल रहा है। तो सिरहिंद के जो वो गवर्नर था वज़ीर खान, उन्होंने ही एग्जीक्यूट करवा दिया गुरु गोविंद सिंह को। तो औरंगज़ेब के मिलिट्री कैंपेन्स में दो बहुत ज़्यादा इनके कह लीजिए कि कट्टर दुश्मन बन के उभरे, एक मराठा और एक सिख।
इन दोनों के खिलाफ बहुत स्ट्रॉन्ग मिलिट्री कैंपेन्स किया था, इसलिए ये लोग जो है औरंगज़ेब के कट्टर उस टाइम पे दुश्मन थे। अब हम लोग देखते हैं औरंगज़ेब के शासनकाल में या मुग़ल का जो फॉरेन रिलेशंस था वो दूसरे देशों के साथ या दूसरे स्टेट्स के साथ कैसा था। सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिलेशंस विद द सफ़ाविड्स। आपको पता होगा मुग़ल एम्पायर के नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर के पास नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में जो नेबर था वो तो सफ़ाविद एम्पायर था। ईरान में जो उस टाइम पे स्टेट था जो एम्पायर रूल कर रहा था वो था सफ़ाविद एम्पायर। मुग़ल एम्पायर का जो उसके साथ कह लीजिए कि रिलेशनशिप था वो दोनों तरह का था, कोऑपरेशन का भी था और राइवलरी का भी था। जैसे कि मान लीजिए कि कांधार कैंपेन जब औरंगज़ेब ने किया था, कांधार पे चढ़ाई कर दी थी, कांधार जो कि सफ़ाविद एम्पायर के अंदर आ रहा था, तो वहाँ पे दोनों फोर्सेस आमने सामने से लड़ी, तो मतलब हॉस्टिलिटी का भी पीरियड रहा और कई केसेस में डिप्लोमेटिक एक्सचेंज भी हुआ और कई केसेस में जो है वो गठबंधन भी हुआ इन दोनों के बीच में। तो कह सकते हैं कि अच्छा बुरा दोनों तरह का रिश्ता जो सफ़ाविद के साथ मुग़ल का रहा। दूसरा जो है वो है ऑटोमन एम्पायर के साथ रिलेशंस। ऑटोमन एम्पायर के साथ जो रिलेशन है मुग़ल का, मतलब मुग़ल ऑटोमन जो रिलेशंस था वो मेनली बेस्ड था रिलीजियस और डिप्लोमेटिक एक्सचेंजेस का। कहने का मतलब उसमें कोई लड़ाई डायरेक्ट नहीं हुई है, बल्कि दोनों एक तरह से कह लीजिए कि एक दूसरे को भाई की तरह मानते थे, एक दूसरे को भाई की नज़र से देखते थे और दोनों एक दूसरे को सुन्नी इस्लाम के डिफेंडर्स मानते थे कि सुन्नी इस्लाम को डिफेंड करने के लिए मुग़ल एम्पायर के जो शासक हैं वो भी काम कर रहे हैं और ऑटोमन एम्पायर भी कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे को समझ लिए कि हाथ में हाथ मिला करके चलते थे। इस वजह से डिप्लोमेटिक इनवॉइस और लेटर्स भी दोनों के बीच में एक्सचेंजेस हुए हैं। तो ये ज़्यादातर कह लीजिए कि रिलीजियस रिलेशनशिप था, ना कि ट्रेड या किसी और टाइप का रिलेशनशिप था। अलायंस दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा नहीं बने क्योंकि जो मिलिट्री अलायंस है उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ट्रेड रिलेशंस देख लेते हैं। देखिए, ट्रेड करने के लिए जो मुग़ल एम्पायर था वो बहुत एक्सटेंसिव ट्रेड रिलेशंस मेंटेन किया। कहने का मतलब बहुत ज़्यादा ही ट्रेड पे फोकस था क्योंकि ट्रेड से पैसा आता था। ठीक है, जो फॉरेन पावर्स थे उस टाइम पे, ख़ासकर जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज़ थी जैसे कि ब्रिटिश और डच कंपनीज़ उस टाइम पे ज़्यादा और थोड़ा बहुत पोर्टुगीज़ भी। ठीक है, तो मतलब इन तीनों की वजह से जो यूरोपियन कंपनीज़ थी उनके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग रिलेशनशिप था और इसी वजह से जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो कोस्ट है ना, उस टाइम पे जो ट्रेड था वो फ्लरिश कर रहा था। आपको पता होगा कि उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी भी ट्रेड करी थी इंडिया में, लेकिन आपको एक चीज़ याद होना चाहिए, जब तक औरंगज़ेब था, मतलब औरंगज़ेब का शासनकाल था, ईस्ट इंडिया कंपनी के छोटे मोटे कोशिश जो है वो काफ़ी बेकार गया। आपको एक फ़ोटो भी देखने को मिलेगा जहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी का मिलिट्री कमांडर है वो औरंगज़ेब के सामने झुका हुआ है, माफ़ीनामा एक तरीके से माफ़ी मांग रहा है, क्योंकि अब एक फैक्ट्री को लेकर के या एक ट्रेडिंग कह लीजिए कि दोनों के बीच में एक ट्रेडिंग को लेकर के एक मुद्दा बना, जहाँ पे मुग़ल आर्मी और जो ब्रिटिश जो ईस्ट इंग्लिश कंपनी के थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उन दोनों के ट्रूप्स के बीच में लड़ाइयाँ हुई, जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ट्रूप्स थे वो बहुत मार खाए और उसकी वजह से उसका ट्रेडिंग सर्टिफिकेट जो है कह लीजिए कि ट्रेडिंग परमिट औरंगज़ेब ने बंद कर दिया। फिर बाद में वो आकर के माफ़ी मांगता और फिर औरंगज़ेब जो है परमिट दे देते हैं। तो चलता रहा था। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ईस्ट इंडिया कंपनी जो है आग नहीं उगल रही थी। औरंगज़ेब के मरने के बाद ही, देखिए वो लोग बहुत चालाक थे, वक्त पे गधे को बाप बना लिए और जब गधे का टाइम ख़त्म हो गया वो आ गए सामने। और आपको पता है बंगाल सबसे पहले जीते, फिर वहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो खैर ट्रेड रिलेशंस इस टाइम पे बहुत स्मूथ चल रहा था औरंगज़ेब के टाइम पे। इस वजह से उस टाइम पे इंडिया का जो जीडीपी था वो वर्ल्ड का ऑलमोस्ट 1/4 था, मतलब 25% के करीब इंडिया का जो है जीडीपी हो गया था। बहुत ज़्यादा पैसा था मुग़ल एम्पायर के टाइम पे इंडिया के पास। अब हम लोग देखते हैं औरंगज़ेब के डेथ और लेगेसी को। जो एम्परर औरंगज़ेब आलमगीर थे उनका डेथ हुआ था फरवरी 20, 1707 को और उनका एज था उस टाइम पे 88 के। वो 88 साल की उम्र में मरे थे नेचुरल कॉज ऑफ डेथ, मतलब किसी भी असैसिनेशन से नहीं, किसी और लड़ाई में नहीं, बल्कि नेचुरल
डिजीज़ की वजह से मरे थे और उनका डेथ हुआ था अहमदनगर महाराष्ट्र में। देखिए डेक्कन में ही लड़ाई करते करते वो डेक्कन में ही उनका डेथ हो गया, मतलब इतना ज़्यादा ऑलमोस्ट 27 साल के करीब करीब वो डेक्कन के रीजन में रहे और मराठा से लगातार और डेक्कन रीजन्स के जो अलग जो सल्तनत थे उनसे लड़ाइयाँ चलती रही उनकी। उनका जो शासनकाल था वो ऑलमोस्ट 50 साल का था, है ना। 1658 में हम लोग देखे और वहाँ से 707 तक, मतलब ऑलमोस्ट 49 साल का शासनकाल था, 50 मान के चलिए। और जब उनका डेथ हुआ तो ऑब्वियसली मुग़ल एम्पायर पे बहुत ज़्यादा ही गहरा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। इनफैक्ट जो मुग़ल एम्पायर उस टाइम पे जिस रीजन में फैला हुआ था, जो पूरा पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फैला हुआ था, तो उस पूरे सब कॉन्टिनेंट पे हमको असर देखने को मिलता है। औरंगज़ेब का एक शासनकाल जो था वो काफ़ी लंबा रहा, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर थे, काफ़ी लंबा रहा और काफ़ी ज़्यादा इवेंटफुल रहा, जिसकी वजह से इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे एक लास्टिंग इम्पैक्ट पड़ता है। उनका जो रिलीजियस पॉलिसीज़ है और जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ है अलग अलग रीजनल पावर्स के साथ, चाहे वो डेक्कन में हो या नॉर्थ वेस्ट में सिख के साथ हो, इन दोनों की वजह से ही मुग़ल एम्पायर आगे चल के डिक्लाइन कर जाता है। छोटे छोटे स्टेट्स अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं। लेकिन एक कह लीजिए कि एक काफ़ी रिच लेगेसी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट का, मिलिट्री स्ट्रेटजी में भी माहिर थे, इसलिए एक काफ़ी रिच लेगेसी जो है औरंगज़ेब जो अपने पीछे छोड़कर जाते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि औरंगज़ेब के डेथ का जो आफ्टरमैथ था वो क्या था, क्या असर पड़ा औरंगज़ेब के डेथ के बाद, क्या क्या डेवलपमेंट हुआ। औरंगज़ेब का जो डेथ हुआ वो ऑब्वियसली औरंगज़ेब के डेथ होते ही जो मुग़ल एम्पायर था उसका एक पीरियड ऑफ डिक्लाइन स्टार्ट हो गया। सबसे पहले तो वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट हो गया। औरंगज़ेब के डेथ के बाद कौन राजा बनेगा, इस चीज़ पे लड़ाइयाँ होने लगी, क्योंकि आपको पता ही है मुग़ल में ज़्यादातर जो सक्सेशन वॉर्स हुई हैं वो एक राजा के बिना घोषित किए हुए अगले, कह लीजिए कि जो युवराज है, राजा ऑब्वियसली अपने आयर को घोषित करता है कि कौन अगला राजा होगा। तो मुग़ल एम्पायर में ज़्यादातर केस में क्या है कि अपने जीते जी राजा जो है वो घोषणा नहीं कर पाए कि अगला राजा कौन होगा। इस वजह से उनके डेथ के बाद वॉर ऑफ सक्सेशंस हुए हैं, बहुत सारे वॉर ऑफ सक्सेशन हुए हैं, चाहे वो शाहजहाँ का हो जाए, चाहे वो औरंगज़ेब का हो जाए। तो औरंगज़ेब के डेथ के बाद भी वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट हो जाता है उनके बेटों के बीच में, और कई सारी लड़ाइयाँ होने के बाद लास्ट में बहादुर शाह वन जो है वो विजेता बनते हैं और फिर वो मुग़ल सम्राट बनते हैं, मुग़ल साम्राज्य के जो गद्दी है उस पर बैठते हैं। तो ये हुआ एक पॉइंट। दूसरा जो कहानी हुआ वो डेक्कन रेजिस्टेंस। कहने का मतलब जब औरंगज़ेब का डेथ हुआ तो डेक्कन रीजन में जितने भी मिलिट्री कैंपेन्स औरंगज़ेब ने किए थे और जो स्टेट्स को उन्होंने जीता था वो वापस से अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं। इसमें सबसे मेन पावर था मराठास जो हैं वो अपने पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं और दूसरे रीजनल पावर्स को भी कब्जा लेते हैं, साथ में दिल्ली तक वो पहुंच चुके होते हैं जीतते जीतते। तो मराठास सबसे बड़े वहाँ पे पावर बन के उभरते हैं। इसके अलावा छोटे छोटे और भी स्टेट्स अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं। तो डेक्कन में जो मुग़ल एम्पायर का कंट्रोल था वो औरंगज़ेब के डेथ के साथ ख़त्म हो जाता है और छोटे छोटे जो स्टेट्स थे वो वापस से अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर लेते हैं। तीसरा जो मेन पॉइंट था औरंगज़ेब के डेथ के बाद जो इवेंट हुआ वो था इकोनॉमिक डिक्लाइन। अब क्योंकि जो औरंगज़ेब थे उनके बहुत सारे मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स थे, बहुत सारे मिलिट्री कैंपेन्स उन्होंने किया था, लगातार लड़ाइयाँ लड़ रहे थे वो डेक्कन में, इनफैक्ट नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर में भी सिखों के ख़िलाफ़। तो इस वजह से क्या हुआ कि एक फाइनेंशियल स्ट्रेन, एक कह लीजिए कि फाइनेंशियल बोझ पड़ा जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर की वजह से जो रॉयल ट्रेजरी था उस पर बोझ पड़ गया। इसके अलावा अब सिर्फ इतना नहीं कि बोझ पड़ा, इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो भी इनएफिशिएंट हो गया। कहने का मतलब उसके बाद औरंगज़ेब के बाद जो रूलर्स आए वो इनएफिशिएंट थे एडमिनिस्ट्रेशन में, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एकदम ख़त्म हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ ख़त्म हो गया, चरमरा गया, जिसकी वजह से खर्चा भी बढ़ गया और एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं हुआ, जिसकी वजह से इकोनॉमिक डिक्लाइन हो गया और जो जितना रिचेज़ मुग़ल एम्पायर ने जमा किया था वो सब ख़त्म होता चला गया, धीरे धीरे करके पूरा का पूरा ख़त्म हो गया। ये हालत तक आ गया कि जो राजा थे मुग़ल के राजा सब जो बाद में आए वो अय्याश हो गए, सिर्फ नाचना गाना खाना पीना शराब में डूबे रहना इसमें बिज़ी हो गए। अगला जो इवेंट हुआ वो रीजनल ऑटोनॉमी का। आपको पता होगा औरंगज़ेब
के टाइम पे जो मुग़ल एम्पायर था वो काफ़ी बड़ा था, काफ़ी ज़्यादा ब्यूरोक्रेट्स थे, काफ़ी ज़्यादा गवर्नर्स को एम्प्लॉय किए हुए थे, काफ़ी सारे नवाब उनके अंडर थे। तो औरंगज़ेब के डेथ के बाद ये सभी गवर्नर्स, ज़्यादातर गवर्नर्स और नवाब जो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं। जिससे हुआ क्या कि डिसेंट्रलाइज हो गया, जो मुग़ल एम्पायर का जो पावर था वो डिसेंट्रलाइज हो गया और सेंट्रल अथॉरिटी जो है कमज़ोर हो गई। और अंततः हम देखते हैं कि जब मुग़ल एम्पायर डिक्लाइन हो जाता है तो उसकी वजह से कई सारे यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स को अपॉर्चुनिटी देखने को मिलता है, जैसे फ्रेंच हैं, डच हैं, ये सब जिस जगह पे ट्रेड कर रहे थे उसी जगह पे अपनी कॉलोनी बसा लेते हैं। और क्योंकि कोई सेंट्रल पावर है नहीं उस टाइम पे ज़्यादा कि उनको रोक टोक कर सके, तो इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फ़ायदा उठाते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा उठाता है वो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और धीरे धीरे आपको पता होगा कि जैसे जैसे मुग़ल अथॉरिटी कमज़ोर होता चला गया, जिस रीजन से मुग़ल अथॉरिटी गायब होता चला गया, वहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना इन्फ्लुएंस को एक्सपेंड कर दिया और धीरे धीरे पूरा का पूरा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कॉलोनी बन गया। बाद में हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिश राज इस्टेब्लिश हो जाता है। तो आज के चैप्टर में बस इतना ही। उम्मीद है कि आप समझे होंगे और हमारा मेडिवल इंडिया का पूरा सीरीज़ इस वीडियो के साथ कंप्लीट होता है। हम लोग फिर आगे स्टार्ट करेंगे मॉडर्न इंडिया। चलिए यहीं पे रोकते हैं इसको। तो बस इस वीडियो में इतना ही ज्ञान दे पाऊँगा। ज़्यादा ज्ञान पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने नालायक दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।